मेरा पहला सवाल है सेब किसानों को लेकर के। पिछले कुछ महीनों में उन्होंने कई जगह पे विरोध भी किए हैं, प्रदर्शन भी किए हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से पेस्टिसाइड्स और पैकेजिंग मटेरियल की जीएसटी बढ़ी, हालांकि कुछ सब्सिडी मिली उनको सरकार की तरफ से, पर किसानों का कहना है कि उस विभाग का कहना है कि उस सब्सिडी का कुछ विशेष फर्क नहीं पड़ा। अब क्योंकि ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट वोट बैंक है, क्योंकि 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से 20 पर इनका बड़ा दबाव है, तो ये आपके लिए भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो कहाँ चूक हो गई पिछले 5 साल में, और अब अगले 5 साल के लिए अगर आप लोग सत्ता में वापस आते हैं तो क्या प्लान होगा सेब उगाने वाले लोगों के लिए? देखिए, एक तो मैं कहना चाहूँगा कि इसमें सभी तरह के बागवान थे ऐसा भी नहीं था। ये राजनीतिक दृष्टि से कुछ लोग इकट्ठा होकर के इसको मुद्दा बनाने की फिराक में थे, कोशिश में थे, और उन्होंने कोशिश की भी। जहाँ तक जीएसटी की इंक्रीज जो पैकेजिंग मटेरियल में और जो पेस्टिसाइड्स में आप कह रहे हैं, तो उस बात को लेकर सिर्फ इतना ही है। उस मामले को हमने केंद्र के समक्ष उठाया था, और ये जीएसटी काउंसिल तय करती है। जो 6% की जो इंक्रीज उसमें आई थी पैकेजिंग मटेरियल में, उसके लिए हमने क्या इंश्योर किया कि हम हिमाचल प्रदेश की ओर से उस 6% का जो इंक्रीज हुआ उसको हम बियर करेंगे और सब्सिडी देंगे। और उसमें हमने जो मैकेनिज्म डेवलप किया था, उसमें से बहुत सारे बागबान आए भी जो जेन्युइन जो है, जिनने सारी बात को ठीक तरह से समझा, और जिनको लगा कि इस तरह से रास्ता सरकार ने निकाला है हमारी समस्या के समाधान के लिए, उसमें हमको मदद करनी चाहिए। तो उनने आकर के काम किया, और उसमें उनको जिनने क्लेम किया है और जस्टिफाइड तरीके से किया है और डॉक्यूमेंट्स के साथ किया है, तो उनको तो मदद कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के डेट की, यानी कि उधार की, कर्ज की बात करें तो एक पहाड़ की तरह बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन अगर पिछले 5 साल की बात की जाए, आपकी पार्टी की सरकार थी, आप मुखिया थे सरकार के, और पिछले ही साल, पिछले फाइनेंशियल ईयर की अगर मैं बात करूं तो 5,000 करोड़ से ज़्यादा का लोन सिर्फ पिछले साल में ले लिया गया। तो अब क्या रोड मैप है, पहली बात, इस लोन को कम करने के लिए, क्योंकि बजट का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा रीपेमेंट के लिए चला गया। तो अब अगले 5 साल के लिए स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, कैसे इस पहाड़ को आप लोग कम करने वाले हैं? कि अपने रेवेन्यू के रिसोर्सेज हमको और ज़्यादा बढ़ाने पड़ेंगे, उनको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। नई रिसोर्सेज जनरेट करने के लिए हमको मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ेगा। उसके लिए हिमाचल प्रदेश में चाहे हमारा पावर सेक्टर है, चाहे इसके साथ साथ में हमारा माइनिंग का है, इसके साथ साथ में हमारा टूरिज्म का सेक्टर है, जहाँ से हमको प्रदेश के लिए आय के जो रिसोर्सेज जो है वो के लिए मदद मिल सकती है, तो वो हमको फोकस करके काम करने की जरूरत रहेगी, और निश्चित रूप से उस पर करेंगे भी। सीएमआई की अगर मैं लेटेस्ट रिपोर्ट की बात करूं तो हिमाचल प्रदेश का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 9.2% है, जो कि नेशनल एवरेज 7.8% से ज़्यादा है। तो अब जो है, आपने इन प्रोजेक्ट्स की भी बात की। पहली चीज़, पिछले 5 साल में हम कहाँ मार खा गए कि आंकड़ा बढ़ता गया, हिमाचल प्रदेश 8वें नंबर तक पहुंच गया बेरोजगारी में। और अब अगले 5 साल में एग्जैक्ट कितने जॉब्स का आप प्रॉमिस कर रहे हैं युवाओं को? देखिए, हमने इन 5 साल के कार्यकाल में भी अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की अगर हम बात करें, तो हमने लगभग 60,000 का आंकड़ा टच किया है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए हिमाचल प्रदेश में, जो आज से पहले हमारे लोगों को करना चाहिए, जो सत्ता में रहे, जो प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट हिमाचल प्रदेश में लाने के लिए जो प्रयास करने चाहिए थे, वो किए नहीं। लेकिन हमने अब जो है नए इंडस्ट्रियल सेक्टर को जो है उसको ग्रोथ देने के लिए हमने काम करने की कोशिश की है। मेडिकल डिवाइस पार्क हमारा 350 करोड़ रुपए की लागत से नालागढ़ में लगने वाला है, तो उसमें भी आने वाले समय में बहुत सारे नौजवानों को रोज़गार की संभावना है। लगभग माना जा रहा है उसमें कि 8 से 10 हज़ार लोगों को रोज़गार की संभावनाएं उसमें होंगी। और उसी तरह से बल्क ड्रग फार्मा पार्क पूरे देश भर में 3 मिले और 1 हिमाचल प्रदेश को मिला। आंकड़ा होगा क्या है कि इतने लाख रोजगार आप दिलवा मैं देंगे? ये जी। कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें उस प्रोजेक्ट में 20,000 से ज़्यादा नौजवानों को रोज़गार की सीधी संभावना है, और 10,000 से ज़्यादा नौजवानों के लिए उसमें इनडायरेक्ट रोज़गार की संभावनाएं होंगी, जो बल्क ड्रग फार्मा पार्क है। हमारा जो टूरिज्म का सेक्टर है, जो कोविड के कारण पिछले 2-3 सालों में काफ़ी इफेक्ट उस पर आया, प्रभाव आया उसमें, और उस पर हम ज़्यादा फोकस होकर के काम करने की कोशिश करेंगे, और रोज़गार की संभावनाएं उसमें भी बहुत बड़ी होंगी। तो हम एक ही बात कह रहे हैं कि इन 5 सालों में हमने एक आंकड़ा हमने टच करने की कोशिश की, लगभग 60,000 के लगभग, और आने वाले समय में हमारा टारगेट 1 लाख से पार होगा। अब सत्ता के गलियारों में ये भी बातचीत है कि हिमाचल प्रदेश चुनाव को ध्यान में रखते हुए ओपीएस जो है, ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से लाया जाएगा। कितनी सच्चाई है इन बातों में, सर? देखिए, इसमें फैक्ट्स जो है वो मुझे लगता है कि वो लोगों के सामने जाने चाहिए। लोगों को मालूम भी है, कर्मचारियों को इस बात की जानकारी भी है। 2003 में कांग्रेस की गवर्नमेंट आई,
और जब ये ऑप्शन केंद्र की ओर से दी गई, हिमाचल पूरे देश में पहला राज्य था जिसने सबसे पहले इसको ऑप्ट किया। ओपीएस को खत्म करके एनपीएस को लागू किया, तो वीरभद्र सिंह जो उस वक्त के मुख्यमंत्री थे और कांग्रेस की सरकार थी, अगर वो चाहते तो उसको उस ऑप्शन को स्वीकार नहीं करते। वेस्ट बंगाल ने नहीं किया, लेकिन कांग्रेस ने क्यों किया? प्रश्न तो ये है। आज वो कह रहे हैं कि हम सरकार में आएंगे, ओपीएस लागू करेंगे। उसके बाद 2012 में फिर से उनकी सरकार बनी। अच्छा सर, मैं कांग्रेस को एक बार हटा भी दूं, लेकिन आप लोगों के लिए बड़ी कैच 20 सिचुएशन हो गई। आप लोग सरकारी कर्मचारियों को क्या बताना चाहेंगे, क्योंकि वो तो अड़े हैं अपनी डिमांड पे कि भैया ओपीएस लाएं। देखिए, कर्मचारियों के हित के लिए हमने जो बेस्ट पॉसिबल किया जा सकता था वो किया है हिमाचल में, और अभी भी हमारी कोशिश है कि इसका कोई रास्ता निकल आया। यानी कि उम्मीद है कि ओपीएस वापस आ सकती है हिमाचल में। मैं ये कह रहा हूँ कि ओपीएस आए, चाहे ओपीएस का इसका कोई एक सॉल्यूशन कोई निकले, कोई रास्ता निकल आए, और वो निकलेगा तभी जब केंद्र सरकार इसमें आगे बढ़ कर के मदद करेगी। और केंद्र में भाजपा की सरकार है, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, आने वाले कई दशकों तक अभी तक में रहने वाले हैं। इसलिए कर्मचारियों को मुझे लगता है कि इनके झांसे में नहीं आना चाहिए। हकीकत यही है, सच्चाई यही है। इसका कोई रास्ता निकलेगा तो रास्ता निकालने में हम ही इसमें सफल हो पाएंगे, बाकी नहीं। वाटर क्राइसिस 2018 में हमने खबरें देखी थी, और शिमला के लोगों से जब बातचीत की समझ में आया कि एक हफ्ते से ऊपर तक 2018 में पानी नहीं था। इस साल कुछ वैसे ही हालात वापस आ गए, मतलब चाहे 2018 की बात करूं या इस साल की बात करूं, स्थिति ऐसी आ गई थी कि होटेलियर्स ने अपने होटल के बाहर टूरिस्ट को आने से मना कर दिया था कि जी हमारे पास पानी नहीं है, आप ना आएँ। अब ऐसे में आप ही की सरकार के कर्मचारियों की अगर बात करूं, सरकारी अफसरों ने कहा था कि एक बहुत बड़ी वजह पुराने पाइप भी थे जिनकी वजह से लीकेज तक 25% हुआ है। ये हो गई शिमला शहर की बात। इसके अलावा मैं थियोग जैसे इलाकों की अगर बात करूं, जहां पे लोगों ने प्रदर्शन किए हैं, गिरी वाटर स्कीम से वो लोग पानी की सप्लाई चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आज के ज़माने में भी हम 3 किलोमीटर से ज़्यादा चल रहे हैं पानी लाने के लिए। तो क्या हमारे पास कोई कॉन्क्रीट प्लान है जो पाइपलाइन में है? 2018 की अगर बात कहें, पानी का संकट थोड़े वक्त के लिए आया, एक हफ्ते के लिए आया था, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि पानी था ही नहीं। पानी था, लेकिन उसकी राशनिंग की गई, उसको जो है एक सिस्टमेटिक तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। हम सरकार में अभी आए ही थे, उसी वक्त हमने तय किया कि शिमला में पानी की समस्या आने वाले समय में नहीं होनी चाहिए। हमने एक स्कीम उसी वक्त शुरू करने के लिए आदेश किए। 70 करोड़ की लागत से चाबा से शिमला के लिए वाटर सप्लाई स्कीम हमने रिकॉर्ड 1 साल से भी कम समय में 11 महीने में बना करके उसको हमने तैयार किया, और उसके बाद शिमला में पानी का संकट समाप्त हो गया। और अभी जो हम हिमाचल प्रदेश में जो पानी की अगर हम बात कहें, आज तक के सबसे ज़्यादा 5 साल के कार्यकाल में अगर वाटर सप्लाई के लिए सबसे ज़्यादा काम हुआ तो वर्तमान सरकार में हुआ। अभी तक 75 ईयर जब से हिमाचल बना है, तो हिमाचल प्रदेश में 7.5 लाख नलके लगे थे घरों में। हमने इन 3 सालों में 8,65,000 नलके लगाए थे। और मैं इस बात को कह सकता हूँ कि आने वाले समय में कम से कम हिमाचल प्रदेश में पानी के संकट से मुक्त होगा।